दोस्तों, आप देख रहे हैं राज हॉरर स्टोरी। इस चैनल पे आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी कहानियाँ। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम था वीरनगर। यहाँ सभी लोग बहुत खुशी खुशी से रहा करते थे। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था और इसी बीच अमेरिका से एक फैमिली अपने पुश्तैनी घर में रहने के लिए आती है। उस परिवार में पति पत्नी और उनका छोटा सा बेटा था जो अपनी हवेली में रहने आए थे। सभी के आते ही गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि ये फैमिली कोई और नहीं बल्कि इसी गांव में रहने वाले एक पुराने जमींदार की थी और गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन इस परिवार के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। सभी को लगता है मौसम का परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा। आनन फानन में परिवार ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया, तो उसने पास में ही बने एक हॉस्पिटल में उन्हें जांच के लिए भेजा ताकि बच्चे की बीमारी का पता लगाया जा सके। परिवार ने डॉक्टर की सलाह के अनुसार हॉस्पिटल जाना जरूरी समझा। सारी जांचें होने के बाद भी कुछ नहीं हासिल हुआ। जैसे ही सारा परिवार गांव पहुंचा तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने बच्चे की हालत देखकर उन्हें ओझा के पास जाने को कहा। आज भी गांव में पुराने रीति रिवाज के अनुसार झाड़ फूंक करके इलाज करने की प्रथा कायम है। परिवार के सभी सदस्य बच्चे के लिए ओझा के पास भी जाने को तैयार हो गए। गांव के पास ही पहाड़ी में एक बाबा रहते थे जो कि काली विद्या में भी माहिर थे। जैसे ही उनके आश्रम की सीढ़ियों में वो बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा तो ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है? इतने वर्षों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। ये सब सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि उन्हें अभी तक कोई बात बताई नहीं गई है। लेकिन बाबा तो काली माया में पारंगत थे, इस वजह से उन्हें रूहानी ताकतों को पहचानना आता था। सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे को पास आने को कहा। बच्चे की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, उसका शरीर नीला दिखाई पड़ रहा था और उसके शरीर का तापमान आम बुखार से कहीं ज्यादा था। ओझा ने विभूति उठा करके बच्चे के मुंह पर फेंका। बच्चा जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबा की विभूति से क्या चमत्कार हुआ कि बच्चा अपने आप जमीन पर लेटकर ऐसी हरकतें करने लगा। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो जाता है और बहुत ही खूंखार औरत की आवाज में ओझा को उसके पुराने नाम से बुलाया, प्रेमनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। लड़के की ऐसी आवाज सुनकर उसके माँ बाप घबरा गए। लड़के को इस हालत में देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी ओझा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। सारे गांव वाले ओझा से पूछने लगे, बाबा ये सब क्या है? ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? तभी ओझा ने बताया कि इसके अंदर कोई चुड़ैल आ चुकी है, जो कि आज 70 साल पहले चोरी के आरोप में जला दी गई थी। उसे ऐसी सजा देने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी बच्चे के दादाजी थे, और वो चुड़ैल अपना बदला लेने के लिए आई है, क्योंकि वो गर्भवती अवस्था में जिंदा जली थी और उसकी कोख में पल रहा मासूम बच्चा भी जल गया। इसी वजह से वो उस वंश बच्चे को भी दर्दनाक मौत देना चाहती है ताकि उसका बदला पूरा हो सके। ये सारी कहानी जानने के बाद उसके परिवार वाले ओझा के सामने गड़गड़ाने लगे और अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। तभी ओझा ने अपनी ओर तपस्वी शक्ति से मंत्रों के उच्चारण के साथ
उस चुड़ैल को मासूम बच्चे से बाहर निकाल दिया और कुछ ही देर में बच्चा सामान हालत में आने लगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। वो भूतिया रास्ता मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। अगर कोई मुझसे उसके बारे में पूछे तो मैं यही कहूँगा कि वहाँ पर मत जाना। जो मेरे साथ वहाँ पर घटित हुआ था, उसके बाद तो उस जगह से गुजरना भी बहुत मुश्किल है। ये बात उस समय की है जब मैं बाजार से सामान लाने के लिए गया था। शाम का वक्त था, गर्मियों के दिन थे, लेकिन सामान लाने में देरी हो गई थी। देरी होने की वजह मेरा दोस्त सुरेश था। सुरेश मुझे रास्ते में ही मिल गया था और मैं उससे बातें करने में लग गया था। इसी वजह से देरी हो गई थी। मुझे जब उस दुकान में बहुत समय हो गया तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, उस छोटे रास्ते से घर चला जाऊंगा। मैंने सामान ले लिया और अपने बैग को लेकर चलने लगा। क्योंकि मुझे वो छोटा रास्ता ही लेना था, इसलिए मैं उसी रास्ते से ही घर जाने लगा। रास्ता तो वो छोटा था, पर कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी समय से प्रयोग में नहीं लिया गया था। रास्ता साफ भी नहीं था। मुझे तो घर जल्दी जाना था, इसलिए कुछ नहीं सोचा और चल दिया उसी रास्ते पर। एक आदमी दिखाई दिया। वो बड़ा ही अजीब से चल रहा था, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो मेरे पास रुका और मुझसे पूछा कि कुछ खाने के लिए है। मैंने कहा कि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ सब्जी ही है। वो कहने लगा कि वही दे दो। अब मैंने सोचा कि ये कच्ची सब्जी का क्या करेगा। मैंने कहा कि आप कुछ पैसे ले लो और अपने लिए कुछ खरीद लेना, लेकिन वो नहीं माना। वो तो मुझसे ही लेना चाहता था। मुझे भी कुछ उसका व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा कि आप यहाँ से जाओ और मुझे भी जाने दो। इसके बाद वो पीछे चला गया और मैं आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाकर फिर देखा कि वो तो आगे से आ रहा है। मैं देखकर ये सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने भी मुझसे खाने के लिए मांगा। इस बार मैं बोला ही नहीं और आगे बढ़ गया। वो भी पीछे चला गया। फिर सामने से वो दोबारा आ रहा था। अब तो एक ही काम हो सकता था कि यहाँ से जल्दी ही निकला जाए। जो आदमी सामने से आ रहा था, उसने भी खाने के लिए मांगा। बार बार वो ही आदमी कैसे आ सकता है, कुछ पता नहीं था। बस एक बात पता थी कि भागो यहाँ से अपने घर की ओर। अब तो कदम घर पर ही रुके थे। उसके बाद उस रास्ते से कभी नहीं गया। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। वो हर जगह नजर आ रहा था। कितना भी सोचा कि नजर ना आए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। ये बात उस दिन की थी जब रमेश अपनी गाड़ी से अपने गांव जा रहा था। तभी एक जगह आकर गाड़ी रुक गई। बहुत कोशिश की, पर गाड़ी ठीक ही नहीं हो रही थी। रमेश उस दिन अपने गांव अकेला ही जा रहा था। रमेश को अपने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी मिली थी, इसलिए वो अपने गांव जा रहा था। जिस रास्ते जहां पर गाड़ी रुकी थी, वो कुछ अजीब सी जगह थी। रोड तो थी, लेकिन कुछ दूरी पर एक कब्रिस्तान था। रमेश को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बस यही से शुरुआत हुई उस काम की, जिससे रमेश कुछ दिन परेशान रहा था। रमेश अपने गांव में पहुंच चुका था और 2 दिन तक वहीं पर रुकना था। गांव में रमेश के दादा दादी ही रहते थे। वो उनसे हर साल में 2 बार जरूर मिलने आता था। जब रमेश रात को सोने जा रहा था तो उसे लगा कि कोई उसे देख रहा था, पर रमेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आधी रात हुई तो रमेश को प्यास लगी। उसने पानी पीने के लिए अपना गिलास उठाया। तभी उसकी नज़र अपनी छत पर बैठे एक आदमी पर गई। वो उसे देख ही जा रहा था। जब रमेश भागकर छत पर गया तो वहां पर कोई नहीं था। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन बाद जब रमेश को जाना था तो वो अपना सामान पैक कर रहा था। अब वो सोच रहा था कि वो कौन है जो रात को छत पर दिखा था। उसने ये बात अपने दादाजी से बोली, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि रमेश किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रमेश अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। तभी रमेश को लगा कि पिछली सीट पर कोई बैठा है। गाड़ी रोकी पर कोई नहीं था।
रमेश को ये वहम लग रहा था क्योंकि देखने पर कोई नहीं था। रमेश गाड़ी चला रहा था। उसके सामने वाले शीशे में कोई बैठा नजर आ रहा था। पीछे देखने पर कोई नहीं था। गाड़ी उसी जगह पर फिर से रुकी और कुछ देर बाद फिर चालू हो गई। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी यहाँ पर क्यों रुकती है। कुछ देर बाद रमेश गाड़ी लेकर वहां से चला गया और जब वो अपने घर पहुंच गया तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आज रमेश यही सोचता है कि वो कौन है, और जब फिर रमेश गांव में जाएगा तो कहीं वो चीज उसे नजर तो नहीं आएगी। ऐसा डर जो आज भी उसे डरा रहा है। कुछ ऐसी ही घटनाएं जीवन में होती हैं जिसका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है।